साथियों, आज मैं खबर स्पेन का और मोरक्को का लाया हूँ। मोरक्को देश का नाम आपने सुना होगा, स्पेन का तो जरूर सुना होगा। मोरक्को स्पेन के अंदर था, उपनिवेश देश था। 1956 में स्वतंत्र हुआ। स्पेन और मोरक्को के बीच यदि समुद्री मार्ग और अन्य मार्गों से जाएं तो 1000 से 1500 किलोमीटर के बीच में पड़ता है। कुछ बातें मोरक्को की करें। मोरक्को में राजतंत्र है और वहाँ पे 1961 से 1999 तक राजा हसन का राजतंत्र था और बड़ा ही निरंकुश था। किसी भी तरह का कोई भी अधिकार आम जनता को नहीं था। उसके बाद आया है, वह भी राजतंत्र है, उन्हीं का बेटा है, लेकिन उसने कई सुधार किए हैं और सुधार की प्रशंसा यूरोपियन यूनियन, स्पेन के साथ साथ पाश्चात्य देशों के जो मीडिया है वो बहुत करते हैं। वैसे मोरक्को एक छोटा सा देश है, कोई बहुत बड़ा देश नहीं है, और इसने अपने अधीन वेस्ट सहारा को किया हुआ है। वेस्ट सहारा के लोग लड़ रहे हैं अपनी स्वतंत्रता के लिए। तो हल्की सी चर्चा, जो सुधार हुआ है मोरक्को के नए शासक के अधीन, वहाँ पे सुधार हुआ है कि आम जनता को कुछ खास छूटें मिली हैं, महिलाओं को छूट मिली है, बच्चों के भी ऊपर कुछ कृपा दृष्टि डाली है वहाँ के राजतंत्र ने, वहाँ के शासक ने। और अभी भी जो शिकायतें चल रही हैं वही हैं जो अन्य देशों में होता है। गरीबी बहुत ज़बरदस्त है, जेल की हालत बहुत ख़राब है, पुलिस एट्रॉसिटीज यानी पुलिस का जो दमन चक्र है, आप भी वाकिफ हैं इससे, बहुत भयानक है। मोरक्को में चुनाव नहीं होता है, हल्के से लोकल बॉडीज़ के लिए, जैसे यहाँ पंचायत को होते हैं वहाँ होता है, म्यूनिसिपैलिटी लेवल का होता है। मोरक्को की अधिकांश जनता को पता ही नहीं कि चुनाव क्या होता, चुनाव कैसे देते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता है। चलते फिरते आए गए, बूथ देखा उस दिन चुनाव हुआ है, किसे वोट दिए भी नहीं पता होता, चले जाते हैं। और कुछ लोग जानते भी हैं, ऐसा नहीं कि सारे के सारे ऐसे ही हैं। मोरक्को में प्रेस की स्वतंत्रता बहुत क्षीण है। आप वहाँ के राजतंत्र के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते, राजा के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते, देश की अखंडता के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते। ये सवाल जो है, जो गरीब देश है, अविकसित पूंजीवादी देश है, वहाँ पे वह ज़्यादा रूप से दिखाया जाता है। यानी देश के नाम पे, धर्म के नाम पे आपकी स्वतंत्रता को हरण कर लेना। वहाँ पे एक जर्नलिस्ट अली थे, 2005 में उन्हें 10 वर्ष से जर्नलिज्म से ही खारिज कर दिया गया था। पता नहीं अभी उनका क्या स्थिति है, क्या नहीं है, क्योंकि उन्होंने राजतंत्र पर सवाल उठाया था। एक एनजीओ ने, जो कि कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट करके है, यूरोप का ही है, उन्होंने कहा है कि जहाँ तक जर्नलिज्म की बात है, पत्रकारिता की बात है, मोरक्को जो 10 सबसे खराब देश है उनमें से एक है। और रिपोर्टर्स विदाउट बाउंड्रीज, ये तो विश्वव्यापी है, आप जानते होंगे। जैसे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स निकालते हैं, 179 में से इसकी जो स्थिति है 136 बताई है। वैसे भारत का 180 में से 142 है। भारत की स्थिति और भी खराब है। ह्यूमन राइट्स फैसिलिटीज़ कुछ भी नहीं है। और ह्यूमन राइट फैसिलिटीज़ क्या होता है साथियों?
जीने का अधिकार है और कुछ नहीं है। ना आप बोल सकते हैं, ना ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ना रेसिस्ट कर सकते हैं, प्रतिरोध नहीं कर सकते, मांग कर सकते हैं। राजतंत्र हटाओ का भी मांग वहाँ नहीं कर सकते। खास देशों में मांग होता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इस्तीफा दो, हमें रोजगार दो, बेरोजगारी भत्ता दो, शिक्षा दो, स्वास्थ्य दो, औरतों की इज्जत करो, पुलिस दमन बंद करो। ये नाम मांग होते हैं, बेमानी है, कोई मतलब नहीं है। ज्ञापन भी देते हैं। पहले राष्ट्रपति को ज्ञापन देने विपक्षी दल बहुत जाते थे हमारे देश में, अब सुनने में भी नहीं आता, पता नहीं क्या हो गया। अब शायद डीएम या एसपी को देकर आते हैं, मुखिया को दे दें, पड़ोसी को दे दें, क्या अंतर पड़ता है। मांग का लिस्ट ही तो बनाना है, फेसबुक पे डालना है, व्हाट्सएप पर डालना है, दीजिए। तो ये हुआ वहाँ के जर्नलिज्म की बात। पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन यानी राजनीतिक विपक्षों की भारी मात्रा में प्रताड़ना होती है, उनकी हत्याएं भी की जाती है, जेल में डाला जाता है, अज्ञात जेल में भी डाला जाता है चुपके से। और सहारा के ऊपर प्रश्न उठाने वालों को तो सीधे की सीधे देश का गद्दार कहा जाता है। जैसे भारत में यदि काश्मीरियों पे अत्याचार पे आप प्रश्न उठाएं तो आपको गद्दार कहा जाएगा। 2006 में यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ने भी यहाँ कई सवाल उठाते रहते हैं, बहुत जगह सवाल उठाते हैं। और वैसे वेस्ट सहारा में वहाँ पे पोलिसारियो फ्रंट है जो कि युद्धरत है, संघर्ष कर रहा है स्वतंत्रता के लिए। कई छोटे छोटे इस तरह के नेशन है जो लड़ रहे हैं अपनी स्वतंत्रता के लिए। बलूचिस्तान है हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में, यहाँ के जो भी कहें उन्हें इसकी बहुत मान्यता देते हैं, सपोर्ट करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, तिब्बत के भी बारे में करते हैं। अपने देश में हो तो कोई आवाज़ नहीं उठाता है। और जो सहारा जिसकी मैं बात लेके कर रहा था, उस सहारा के लड़ाई को दबाने के लिए जो मोरक्को कर रहा है और जिसका विरोध अभी स्पेन कर रहा है, स्पेन के यहाँ भी यह लड़ाई चल रही है। कटालोनिया करके वहाँ पे है और वह जो है अपने आप को एक स्वतंत्र राष्ट्र मानता है, स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा है। और इस लड़ाई में जो शामिल है वहाँ के स्पेन के जो मुख्य शासक दल हैं वो उन्हें गद्दार कहते हैं। पूरी दुनिया की वही कहानी है साथियों। वेस्ट पापुआ में भी चल रहा है जो इंडोनेशिया के खिलाफ लड़ रहा है और इंडोनेशिया उन्हें गद्दार कहता है। चलिए उन सब का लिस्ट ना लिया जाए। धर्म पर वहाँ पे छूट है, आप जो भी धर्म चाहें आप उसका, जिस धर्म से आप हैं उसका आप रास्ता अख्तियार कर सकते हैं, आप धार्मिक पूजा या जो भी है कर सकते हैं। क्रिश्चियन ज्यूज़ को भी छूट है, लेकिन धर्म परिवर्तन की छूट तकरीबन नहीं के बराबर है जब तक कि आप इस्लाम धर्म में परिवर्तन ना करते हो। वैसे यहाँ की ज्यूज़ की संख्या, यहूदियों की संख्या काफ़ी घट गई है 1948 के बाद से। पैलेस्टीन पे जब ज्यूज़ ने कब्जा किया और अपनी सत्ता कायम की, अपने आप को इजराइल के रूप में एक राष्ट्र घोषित किया इंग्लैंड और यूएनओ के मदद से, बहुत सारे दुनिया के दूसरे देशों के ज्यूज़ वहाँ गए और यहाँ के भी अधिकांश ज्यूज़ वहाँ चले गए। बच्चों की स्थिति यहाँ पे बहुत खराब है। हजारों बच्चे जो हैं 8 साल की उम्र से दूसरों के घरों में नौकर के रूप में काम करते हैं। हमारे भी देश में है, सड़क में, अभी तो कोरोना वायरस लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन सड़क के किनारे छोटे छोटे फैक्ट्री में भी, सड़क के किनारे ढाबे में और अन्य जगहों पे काम करते हैं। घर दूसरों के घरों में काम करते हैं जहाँ इनकी पिटाई भी होती है। औरतों की कोई स्वतंत्रता नहीं है। हालांकि इस नए सुधार में जो मोरक्को के नए राजा ने किया है उसकी प्रशंसा पाश्चात्य जो मीडिया है वो करती है। उनका कहना है कि इस इलाके में, इस अरब कंट्रीज़ में यहाँ के औरतों को जो स्वतंत्रता मिली है काफ़ी है। क्या मिली है? न्यू फैमिली लॉ बना है, पहले भी था, उसमें कुछ एडिशन किया गया। उसमें यह है कि यदि पति दूसरी पत्नी लाना चाहता है
तो तब तक नहीं ला सकता जब तक पहली पत्नी उसकी लिखित में आज्ञा ना दे। चलिए, यह स्वतंत्रता है। और दूसरी स्वतंत्रता है कि बिना पति के परमिशन की भी वह तलाक के लिए आवेदन कर सकती है। पहले पति से ही आदेश लेना पड़ता था। पति परमेश्वर वहां भी है। और जो उन्होंने नेशनल ऑब्जर्वेटरी ऑफ राइट बनाया है वीमेन वायलेंस के खिलाफ, उसकी भी नींव रखी गई है। कितना काम करता है नहीं पता, उसकी कोई खबर भी नहीं है। हमारे यहाँ भी बहुत सारे कानून हैं, औरतों पर अत्याचार के खिलाफ, बलात्कार के खिलाफ, बच्चों के कानून, बच्चों के से काम करवाने का वहाँ भी है। वहाँ भी है कि छोटे बच्चों से आप काम नहीं करवा सकते, कानून है। और यह कानून तो होता ही होता है। तो चलिए, हम जिस पे हम बात कर रहे थे कि मोरक्को और स्पेन के बीच में क्या हुआ, तो ये बताऊं कि स्पेन ने जब मोरक्को को स्वतंत्रता दी, उसके आसपास, अफ्रीकी देशों के आसपास उसने छोटे छोटे टेरिटरीज बना रखे, स्पेनिश कंट्रोल टेरिटरी, जो स्पेन के अधीन है। और उसमें है एक स्यूटा, अंग्रेजी में सूटा भी कहते हैं। और यह जो है सो एक जो बीच में मोरक्को और स्यूटा के बीच में जो समुद्र है, उसकी दूरी कम है। और उसको क्रॉस करके नाव से, तैर के भी कुछ लोग आ रहे हैं। 8,000 से अधिक रिफ्यूजी भाग के आए हैं। और यह स्पेन के लिए समस्या है। इस स्यूटा के ऊपर स्पेन का तो अधिकार है ही है, उसने नहीं छोड़ा है। मोरक्को भी अपना अधिकार मानता, कहता है हमारा है। जैसे इजराइल ने अधिकार किया हुआ इस जेरूसलम पे, जिस पे पैलेस्टीन का अधिकार है, यूएन भी मानता है। वेस्ट बैंक पर भी फिलिस्तीनियों का अधिकार होना चाहिए, लेकिन उस पे अधिकार इजराइल का है। गोलन हाइट्स पे है। बहुत सारे दुनिया में ऐसे बहुत सारे हैं जो कि इन लोगों ने जबरदस्ती अधिकार किया हुआ है। इंपेरियलिज्म का बहुत बड़ा उदाहरण नहीं, लेकिन है। अभी इंपेरियलिज्म जो है वो नए तरीके से आता है। आपके यहाँ निवेश करके आपसे 8 गुना 10 गुना अधिक मुनाफा कमा के लेके जाता है, और अपने यहाँ का जो मुनाफा दर है उससे ज़्यादा आपके यहाँ से लेके जाता है। और इसी के आधार पर उसके सैनिक और उसके जितने भी इंटेलिजेंस विभाग वगैरह वगैरह है वह चल रहे हैं। तो इसकी भर्त्सना की है स्पेन ने कि आप क्यों इन्हें रोक रहे हैं। पूरे यूरोपियन यूनियन ने इसकी भर्त्सना की है और स्पेन के साथ खड़े होने की बात की है। रिफ्यूजियों की यह हालत है दोस्तों, और कहते हैं कि आप इन्हें वापस लें। और स्पेन की जो मिलिट्री है वहाँ पहुँची हुई है, वहाँ के जो सैनिक हैं, सशस्त्र सैनिक हैं, सिपाही हैं, उन्होंने करीब आधे रिफ्यूजी को भगाया हुआ है। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। स्यूटा के अलावा मेलीला भी एक छोटा सा जगह, वही है स्पेन कंट्रोल्ड एरिया है, जिसके ऊपर ये जो लोग हैं प्रताड़ना से भाग रहे हैं और वहां पहुंचे हुए हैं। तो यह, अब हम थोड़ा सा बात करेंगे। मोरक्को स्पेन की तो बात समझ में आ गई। यूरोपियन यूनियन किसके साथ है वह भी समझ में आ गई। यूएनओ के जो भी हैं, जो भी कुछ बोले, बात अलग है, उनकी भी बात समझ में आ गई है। हल्की सी बात साथियों, इस माइग्रेंट या रिफ्यूजीज पे पूरे विश्व भर में, खासकर पिछले दशक में, ये रिफ्यूजीज की संख्या बहुत बढ़ी है। तकरीबन डबल हो गया पिछले 10 सालों में। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से यह 26 मिलियन यानी करीब 2 करोड़ 60 लाख है।
और इसमें से तकरीबन 70% रिफ्यूजी खास खास देशों से ही है। दो चार देशों के मुख्य देशों के नाम बताता हूं: बुरुंडी, एरिट्रिया, सूडान, साउथ सूडान, अफगानिस्तान, सीरिया, रोहिंग्या हमारे पड़ोसी का है। और इस पे यूएन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी डेटा, अब तो डेटा भी मिलना मुश्किल हो गया, भारतवासी से ज़्यादा परिचित है। ये फोर्स्ड रिप्लेसमेंट है कन्फ्लिक्ट के कारण। जैसे जब इजराइल का निर्माण हुआ और इजराइल और अरब के कई देशों में लड़ाइयाँ हुई तो वहाँ से बहुत सारे फिलिस्तीनी भागे जिनको वापस आने का अधिकार नहीं है, युद्ध के कारण, भूखमरी के कारण। और इस संस्था की जिसकी मैंने बात की, इन्होंने कहा है, इन्हें बहुत ज़्यादा संख्या बता रहे हैं कि 2009 में तकरीबन 3,65,00,000 रिफ्यूजी थे पूरे दुनिया भर में, जो 2020 में पिछले साल, मतलब ये सबसे लेटेस्ट है, 8,60,00,000 रिफ्यूजी हुए। इनकी गणना ज़्यादा ही होगी, 10 करोड़। 10 करोड़ केवल रिफ्यूजी हैं। और ये रिफ्यूजी क्यों हैं? उस दुनिया में साथियों 21वीं शताब्दी में जबकि उत्पादन क्षमता इतनी बढ़ गई है कि हमारे 20% ही मजदूर काम करें तो बाकी सबको खिला सकते हैं, और यदि 100% मजदूर काम करने वाले लोग यदि काम करें तो फिर वो सप्ताह में 2 या 3 दिन या अधिक से अधिक 4 दिन काम करेंगे। हर रोज 4 घंटे से अधिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यह जो नए धन बन रहे हैं वह बदल जाता है अंततः फिनांस कैपिटल में, पूंजी में, सोना में, बॉन्ड में, जो कि अट्टालिका बन के खास खास जगहों में जो वहीं रहते हैं, दसियों साल से पड़े हुए हैं। लंदन में है, न्यूयॉर्क में है, सोने के रूप में है, कॉपर के रूप में है, बस पड़े हुए हैं। इनका शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से आदान प्रदान नहीं होता है, बट अरबों खरबों में इनका खरीद बिक्री होता है और उसमें से मुनाफे कमाए जाते हैं। कुछ प्रतिशत, 1 से 5% लोगों के लिए 95% लोगों की यह स्थिति है कि जिससे मैंने कहा करोड़ों करोड़ विस्थापित हैं। जो विस्थापित ना है वो भूखमंगों की हालत में रह रहे हैं, गरीबी रेखा से नीचे है, बेरोजगार, बेवस, बेइज्जत होने के लिए तैयार हैं। एक समय 2 समय की रोटी के लिए बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, अज्ञान है। स्वास्थ्य की तो बात छोड़ दे, आप देख चुके भारत में क्या हो चुका है। और तथाकथित विकसित देशों के, पूंजीपति विकसित देशों के, जिसमें इटली, स्पेन, इंग्लैंड, यूएसए, जहां इन लोगों ने पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को बर्बाद कर दिया था, वहां कैसे पटपटा के लोग मरे, बीमार पड़े। और अब तो नए नए तरीके की बीमारियां आ रही हैं, ब्लैक वायरस। आप ये सोच रहे हैं कि आप सब चीज़ों से मुक्त हैं, बच जाएंगे, मानसिक रूप से खुश रहेंगे, तो साथियों भूल जाइए। यह जो ग्लोबलाइजेशन का दौर चला 90 से हमारे देशों में हुआ, 1980-90 से ही पूरे विश्व में चल रहा है। ना आपका जेब स्वतंत्र है, ना आप खुद स्वतंत्र हैं। कब कैसे सीधे के सीधे इसमें फंसेंगे, और ये भूल जाइए कि मरने के बाद दोबारा जन्म लेंगे। होगा भी तो क्या गारंटी है कि आप आदमी ही बनेंगे। साथियों, इनकलाब